नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव कर रहे हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसका सार कर रहे हैं। अपूर्व अनुभव अर्थात अनोखा अनुभव। अनुभव होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, जो किसी कार्य को करने के बाद आता है। अपूर्व वह कार्य जो कभी ना किया गया हो। ऐसा कार्य करने के बाद जो हमें अनुभव आता है, तजुर्बा मिलता है या एक्सपीरियंस मिलता है, उसे कहेंगे अपूर्व अनुभव। यह कहानी एक संस्मरण है जिसमें लेखिका अपने बचपन की बात आपको बता रही है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुके चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुके चान के। उसने यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। अब यह एक जापानी संस्मरण है जिसमें तोतो चान अपने स्कूल तोमोए के विषय में बताती है कि उनके स्कूल में हर एक बच्चे को एक पेड़ मिला हुआ था जिसे बच्चे अपनी संपत्ति मानते थे और वह उस पर चढ़ सकते थे। उनकी मर्जी के बिना कोई भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन तोतो चान का एक फ्रेंड था, यासुके चान, जिसे वो अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था जो सड़क के पास था और सबसे ऊंचा था। उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब जो तोतो चान का पेड़ था वो 6 फुट ऊंचा था, जिसकी द्विशाखा पर पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि जब उस पर चढ़ते थे तो पैर फिसल जाता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। जो उसकी द्विशाखा थी वो बिल्कुल झूले के समान थी जिस पर आप आराम से बैठ सकते थे। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब पूरी तरह बच्चों का वो अपना पेड़ था जिस पर कोई और बच्चा नहीं चढ़ सकता था, और अगर चढ़ना चाहे तो उसे शालीनता से, शिष्टता से, प्यार से पूछना पड़ता था कि माफ कीजिए, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ। यासुके चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब तोतो चान का जो फ्रेंड था यासुके चान, उसे पोलियो था, जिस कारण वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वह किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। अब यासुके चान को पोलियो था जिस कारण वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए अगर ये बच्चे किसी बड़े इंसान को बताते कि यासुके चान को तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहते तो ऑफ कोर्स उन्हें डांट पड़ती, इसलिए वह सबसे ये बात छुपाते हैं। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुके चान के घर डैनन चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब जब तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोल रही थी तो वो माँ से आंख नहीं मिला पा रही थी क्योंकि उसे डर था अगर वो आंख मिला के माँ से झूठ बोलती तो माँ उसका झूठ पकड़ लेती, इसलिए वह माँ से नजर बचाते हुए झूठ बोलकर चली गई।
अब वह जाते जाते रॉकी को सच बता गई कि मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो-चान स्कूल पहुंचे तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। वह दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी-चान भी हंसने लगी। अब दोनों बच्चे जब मिलते हैं पार्क में तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं। अब तोतो-चान यासुकी-चान को लेकर अपने पेड़ के पास पहुंच जाती है और जैसा कि उसने रात से ही सोचा हुआ था, वह भागकर चौकीदार के छप्पर की तरफ जाती है। छप्पर होता है बेटा झोपड़ी के ऊपर की छत। वो उस तरफ जाती है और वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई अपने पेड़ के पास ले आती है और पेड़ की डाली से लगा देती है और जल्दी से ऊपर चढ़ के ऊपर से सीढ़ी को पकड़ लेती है और फिर यासुकी-चान से कहती है कि जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धक्कियाने लगी अर्थात धक्का देने लगी। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी, लेकिन तोतो-चान तो छोटी थी यासुकी से। इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब जब यासुकी-चान ऊपर नहीं चढ़ पाए तो उसने सीढ़ी पे से अपना पैर हटा लिया और निराश होकर अपना सर झुका दिया। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। अब तोतो-चान को समझ आ गया कि ये काम इतना आसान भी नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अब वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वह दिल से चाहती थी कि यासुकी-चान एक बार उसके पेड़ पर जरूर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी-चान भी बहुत ज़्यादा उत्साहित था, वो भी चाहता था पेड़ पर चढ़ना। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब जब तोतो-चान ने देखा कि यासुकी-चान उदास हो गया क्योंकि वह ऊपर चढ़ नहीं पाया, तो वो उसे हंसाने के लिए टेढ़े मेढ़े चेहरे, गाल फुलाने लगी, कभी पिचकाने लगी। इस तरह से उसे हंसाने की कोशिश करने लगी। ठहरो, एक बात सोची। फिर वह कहती, रुको, मेरे को एक आइडिया आया है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई अर्थात 3 पैरों वाली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब उसने देखा कि तिपाई सीढ़ी की जो ऊपरी थी वो द्विशाखा तक पहुंच चुकी थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब वो कहती है कि ये डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान से बोलते कि अब मत डरना तुम। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा
और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब यासुकी चान ने हिम्मत की। उसने देखा कि तोतो चान इतनी मेहनत करी, इतनी भारी सीढ़ी घसीट के रहे, पसीने से तरबतर है, तो उसने भी कोशिश करने की चाहिए कि अब मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सूरज की गर्मी सीधा पड़ रही थी, लेकिन उस समय वो इतना मशगूल थे ना ऊपर चढ़ने में, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में, कि उन्हें इस चीज़ का होश ही नहीं रहा। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। नीचे से तोतो चान उसे धकेल रही थी, एक एक पैर उसका सीढ़ी पर रखवा रही थी। ऊपर से यासुकी चान पूरी मेहनत करके चढ़ने की कोशिश करता और फाइनली वो ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि ये सारी मेहनत बेकार हो गई। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। तोतो चान तो ऊपर चढ़ गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने लगी। अब यासुकी चान ऊपर की सीढ़ी पर तो पहुंच गया, लेकिन वो पेड़ पर अभी भी चढ़ नहीं पाया था, क्योंकि अभी उसके पैर में तो आपको पता है पोलियो था, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान तो झट से चढ़ गई, लेकिन यासुकी चान वहीं की वहीं खड़ा रह गया, इसलिए उसका फेस रोने वाला हो गया। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। अब तोतो चान तो बहुत देर से चाहते थे कि यासुकी चान ऊपर चढ़े, लेकिन वह नहीं आ पाया। वो ऊपर तक पहुंच के भी, लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, तो तोतो चान रोने जैसी हो गई। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रोएगी तो यासुकी चान भी रोने लगेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब तोतो चान ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने यासुकी चान को कहा कि अपना हाथ मुझे दो। अब जिस हाथ में यासुकी चान के पोलियो था, उसकी पोलियो से अकड़ी हुई उंगलियों को उसने अपने हाथ में लिया। उसने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं पेड़ पर तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब जैसा कि तोतो चान ने यासुकी चान को कहा था, यासुकी चान लटक गया। अब ऊपर से तोतो चान उसके हाथ को पकड़कर ऊपर खींचने लगी। ये बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि तोतो चान छोटी बच्ची थी और यासुकी चान उससे बड़ा था और भारी भी था और उसे खींचना आसान भी नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा देखता तो वह डर जाता कि अगर हाथ छूट गया तो उस बच्चे के चोट भी लग सकती है। अब वो दोनों लगे हुए थे, बीच बीच में एक बादल आता और उन्हें छाया दे जाता। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। फाइनली तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर चढ़ा दिया। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए
तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब काफ़ी मेहनत के बाद उसने यासुकी-चान को ऊपर चढ़ा लिया। उसके बाद वो अपने बालों को ठीक करती है जो पसीने से तरपतर थे और कहती है यासुकी-चान को कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। अब यासुकी-चान बहुत खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब यासुकी-चान बड़े खुश होकर तोतो-चान को टेलीविज़न के बारे में बताता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि वहाँ पे एक टेलीविज़न होता है जिसमें हम घर बैठे बैठे कुश्ती देख सकते हैं। तोतो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। अब वह सोचने लगी कि कैसे एक बड़ा सा सुमो पहलवान एक छोटे से डब्बे में घुस जाएगा कि हम उसकी बैठे बैठे घर पे बैठकर कुश्ती देख सके। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। तब तक टेलीविज़न नहीं आया था, ज़्यादा भी फेमस नहीं हुआ था। पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अनुभव था। ये उसके लिए पहला और अंतिम अनुभव था यासुकी-चान के लिए। और दोनों बच्चे बहुत खुश थे और गप्पे मार रहे थे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।